to the slide. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Now let me start. देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था आई एम टेकिंग द जियोलॉजी लेक्चर से इन लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड अर्थ का जो आपका जो पार्ट होता है आपने देखा होगा जियोइड शेप का जो आपका स्फेरॉइड शेप का आपका अर्थ है कॉमनली इसको स्फेरॉइड शेप है क्यों होता है आपको बताया था मैंने इसका अच्छा अर्थ का डेंसिटी क्या होता है कैन एनीवन से व्हाट इज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इट्स मीन डेंसिटी कैन एनीवन से एक असम्पशन लगे कितना होगा मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ प्रत्येक लेयर का डेंसिटी अलग अरे ओवरऑल मैं पूरी की बात करती हूँ और पूरा फुल पर देखो आई नो हर लेयर का अलग है बिल्कुल सही बात है लेकिन आप ओवरऑल की बात करें मीन डेंसिटी दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मीन नहीं पता इट्स अराउंड 5.517 ओके यस 5.517 मैंने सिर्फ 5.517 बोला क्या आगे का यूनिट तो आपने पूछा ही नहीं यस बोल दिया क्या किलो मीटर सेंटीमीटर 5.517 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या पर क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर ठीक है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर 5.517 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्रीन डेंसिटी और याद रखिएगा इसको पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन ऐसे हाँ मैंने डिस्कस किया था ये आप देख सकते हो आपने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर हमने देखा था तो इनर कोर है आउटर कोर है यहाँ पे सेकंड वाला ये दिख रहा है आपको ये आउटर कोर है थर्ड वाला आपको दिख रहा है ये अपना हमारा क्या है लोअर मेंटल है फोर्थ वाला आपको दिख रहा है अपर मेंटल है फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 5 में लिथोस्फीयर है इसके सबसे ऊपर टॉप पोर्शन है जो क्रस्ट है अब इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया जो कि आपको एक ये वाला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आप देख सकते हो एक बेस का डायग्राम है इसमें आप इनर कोर देख सकते हो आउटर कोर मेंटल है अपर मेंटल है क्रस्ट है अब हम देखेंगे ये सब के लेयर में क्या क्या डिफरेंस है क्या चीज़ का बना होता है इन सब के ये तो हमारा अर्थ के बिलो है ये वाला क्रस्ट के नीचे सारा अर्थ के बिलो अर्थ के मतलब तुम्हारा जो जिसपे हम लोग लाई करते हैं यहाँ से ऊपर की बात करें यहाँ से ऊपर क्या है ट्रोपोस्फेयर है स्ट्रेटोस्फेयर है मेसोस्फेयर है थर्मोस्फेयर है एक्सोस्फेयर अब हर लेयर का क्या डिफरेंस है वो देखेंगे अब आप देख सकते हैं ये आपको एग्जाम में अगर पूछेगा आपको स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ अगर बोले तो ये आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में यही डायग्राम आप रेफर करोगे ये डायग्राम आपको बनाना है ये आप देख सकते हो कि आपके टॉप पे जो अब जो लेयर है यहाँ पर 35 किलोमीटर तक यहाँ पर 35 किलोमीटर आपको क्या यहाँ पर आ रहा है आपका देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट लेयर है फिर आपका 100 किलोमीटर से नीचे मेटल जा रहा है फिर आप यहाँ से देखो डिफरेंट लेयर्स है यानी सब लेयर का डेप्थ ऊपर होता है यहाँ से 100 से 2900 तक आप मेटल देख रहे हो फिर 2900 से आप 6 यहाँ पर पूरा 4850 तक देख रहे हो इनर कोर है फिर इनर कोर के बाद आप देख रहे हो यहाँ से ये आउटर कोर है 2900 से 4850 से बिलो मतलब 6008 मतलब 63 से 71 किलोमीटर यानी 6371 किलोमीटर तक आपका ये आपका इनर कोर है यानी ये है जो हमारा 6371 है ये हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ है क्या है ये रेडियस आप कहते हैं हाँ तो एवरेज रेडियस कितना होगा सर यार देखो ऑब्वियस से बात है ना एवरेज ही देख लेंगे आपको पहले बताया कि जियोइड शेप में ऑब्वियस बात है एवरेज ही रहेगा सब जगह देखिए यूनिफॉर्म शेप में ना ये देखो ये एक्चुअल फैक्चुअल डेटा है ऐसा नहीं कि एकदम एग्जैक्ट 67 किलोमीटर ही रह गया होगा एग्जैक्ट 4850 किलोमीटर एक राउंड अबाउट की बात कर रहा है ये बात समझ रहे हो एग्जैक्ट थोड़ी कि 35 पर जाओ तो जैसे आपको अलग मिल जाएगा ऐसा तो होगा नहीं ऐसा होता है क्या अब आप देख सकते हो यहाँ पर पहला ले जो हम बात करते हैं और जिसकी बात करते हैं एटमोस्फेयर की बात करते हैं एटमोस्फेयर क्या होता है एटमोस्फेयर क्या होता है क्या जियोइड शब्द क्या बोल रहे थे सर जियोइड नहीं समझ आया अरे अर्थ का शेप की मैं बात कर रहा हूँ अर्थ का शेप जो होता है वो स्फेरॉइड जियोइड ये कह सकते हो क्यों होता है क्योंकि आपको बता दें टोटल डायमीटर इज मोर एज कम्पेयर टू द पोलर डायमीटर बल्जिंग होगा इसलिए ये शेप को हम स्फेरॉइड कहते हैं क्यों होता है नाम इसका ट्रायंगल क्यों क्वेश्चन पूछो ट्रायंगल क्यों होता है ट्रायंगल क्यों होता है ट्रायंगल शेप बनता है वो सर आप जब 3 साइड्स को जब मीट करोगे तो ट्रायंगल बनेगा ऑब्वियस सी बात है आप समझ रहे हो ना बोलो तो सर्कल क्यों होता है भाई शेप है शेप का नाम हमने दे रखा है समझने के लिए जियोइड स्फेरॉइड ट्रायंगल स्फीयर हेमिस्फीयर सेमी सर्कल सब शेप का नाम है कोन प्रिज्म सब शेप का नाम है ये क्यों होता है ये क्वेश्चन सही नहीं है चलिए अब बताइए एटमॉस्फेयर क्या होता है आस्किंग व्हाट इज एटमॉस्फेयर कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट इज एटमॉस्फेयर आपका नाम सुना होगा एटमॉस्फेयर क्या होता है एटमॉस्फेयर बताइए बच्चों बोलिए कोई आपके सामने डेफिनेशंस भी रखा हो फिर भी आप नहीं बोल पा रहे हैं
तो बोलो कुछ। चलिए ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। Part of भूल the गए earth. सर, भूगोल में पढ़े थे। अरे तुम पढ़े थे आपके सामने, मैंने तो खुद प्रेजेंटेशन खोल कर रखा है कि आप देख सकें क्या लिखा। चलिए कोई नहीं, मैं समझाता हूँ क्या होता है। देखिए एटमॉस्फेयर जो आपका है, एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं, समझिए इसको जनरल भाषा में। अब ये जो एटमॉस्फेयर हमारा है, ये वाटर गैसियस पार्ट है। क्या है? वाटर गैसियस पार्ट ऑफ अर्थ। अर्थ की बात कर रहा है, इसका वाटर गैसियस पार्ट। क्योंकि आपको पता है अर्थ में क्या होता है, गैसेस, वेरियस टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट है इसके अंदर। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से स्टार्ट होता है। सरफेस की बात कर रहे हैं, यानी एटमॉस्फेयर कहाँ से होगा, सरफेस। आपके अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं, वहां से स्टार्ट होगा और एक्सटेंड होता है कहाँ तक, 700 किलोमीटर एंड बियॉन्ड, उसके आगे तक जाता है। वो पूरा रीजन क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। क्या कहलाता है पूरा का पूरा रीजन, यानी सरफेस मतलब क्या, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, इस सरफेस से ऊपर 700 किलोमीटर जाएगा बियॉन्ड या उसके आगे तक, इस पूरे टर्म को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। बात समझ गए? और ये किस चीज का बना होता है, पूरा गैसियस लेयर है। अब देखिए अब कहता है ऑल्दो एक्सटेंडिंग फॉर सच ग्रेट डिस्टेंसेस द एटमॉस्फेयर मेक्स ओनली 1 मिलियन पार्ट ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। यानी एटमॉस्फेयर जो आपका है 1 मिलियन पार्ट बन रहा है। ये वन, जैसे आप कहते हैं 110, 100, 1000, 1 मिलियन, 1 मिलियन पार्ट बन रहा है अर्थ का। सोचो इतना आपका, इतना दूर तक जाता है, 700 किलोमीटर से ऊपर तक, फिर भी ये कितना 1 मिलियन ही पार्ट बन पा रहा है आपका पूरा अर्थ का। क्यों? क्योंकि ये पूरे के पूरे कैसा कंपोजिशन है, गैसियस कंपोजिशन की वजह से सिर्फ आपका 1 मिलियन ही पार्ट बन पा रहा है। इसके अंदर गैसियस कंपोजिशन, पूरे गैसेस भरे पड़े हैं। अब देखिए अब कहता है नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, इट इज नाउ क्लियरली दैट एटमॉस्फेयर पोजेस अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। एटमॉस्फेयर के अंदर आपका, अब बता देता है क्लियर है, आपका एटमॉस्फेयर के अंदर कैसा स्ट्रक्चर है, लेयर्ड स्ट्रक्चर। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे लेयर बाय लेयर आपका बढ़ते जाएगा, बस लेयर स्ट्रक्चर, बस आप देखेंगे कैसे लेयर होता है। अब यहाँ पे है देयर वेल डिफाइंड लेयर्स और जोन्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर सरफेस अपवर्ड। अब इसमें क्या क्या है देखो, सरफेस अपवर्ड में पहला ये आप देख सकते हैं, ट्रोपोस्फेयर आ रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर आप देख सकते हो आयनोस्फेयर है, ये सब आपका लेयर है। ये क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है। ये दिख रहा है ये पार्ट इतना सारा, ये सब एटमॉस्फेयर बनता है ये कंपार्टमेंट यहाँ से, सरफेस के ऊपर से। अब आप ये 700 किलोमीटर एंड बियॉन्ड, ये पूरा क्या बन जाता है, एटमॉस्फेयर बन जाता है पूरा। अब यहाँ देख सकते हो, वो इसी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये आपका पूरा क्या है, ट्रोपोस्फेयर। अब यहाँ से जोन हम देखेंगे, हर लेयर क्या क्या होता है इसको देखेंगे। पहले द फर्स्ट ऑफ द पार्ट इज लिथोस्फेयर। अब आप देखो लिथोस्फेयर कहाँ है, यहाँ लिथोस्फेयर है। अब देखो इसमें क्या होता है, समझो इस चीज के अंदर लिथोस्फेयर होता क्या है। ये सॉलिड पार्ट है अर्थ का। कौन सा पार्ट है, सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। एंड इन ब्रॉडर सेंस इसमें सब क्या क्या होगा, सॉलिड मटेरियल्स अर्थ का होगा, जिसमें सरफेस डाउनवर्ड्स तुम मूव करते हो और समटाइम्स डीपर अर्थ जोन में जाते हो, यानी पूरे के पूरे हमारे किसमें जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर, लिथोस्फीयर के अंदर हमारा पूरा पार्ट आता है। यानी एक तरह से सॉलिड पार्ट जो होता है जो अर्थ के ऊपर पे, और ब्रॉडर सेंस में सिंपल सी बात है, सॉलिड मटेरियल जो होता है उसको हम लिथोस्फीयर में काउंट कर लेते हैं। और इसी के डिटेल जो सिस्टमिक स्टडी अर्थ में जब देखते हो, इसमें 3 पार्ट हो जाता है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। इसी के नीचे क्रस्ट, मेंटल, कोर पढ़ते हो, जो इसके नीचे डिटेल सिस्टमिक स्टडी करते हो, तो लिथोस्फीयर के नीचे बिलो पार्ट में क्रस्ट, मेंटल, कोर होते हैं। और ये अपर पार्ट में आपका क्या है, लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर में क्या होगा, आपका सॉलिड मटेरियल्स होगा। सॉलिड मटेरियल्स क्या होगा, सॉलिड मटेरियल्स आप समझ जाएंगे। आप देखिए कुछ पार्ट लिथोस्फीयर के बने होते हैं। आप मान लो यहाँ से कितना तक जा रहा है क्रस्ट का पार्ट, पहला पार्ट आपका 35 किलोमीटर तक है। इसमें से ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे पार्ट में लिथोस्फीयर ही होगा। अरे कहीं कहीं पे जब ओशन का बेड होता है उसी में आपको क्या हाइड्रोस्फीयर भी होगा इसी सरफेस पर। हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है, जब बेस पे जो आपको ओशन वगैरह होता है, बहुत कम किलोमीटर में, 5 से 7 किलोमीटर का नीचे सरफेस पे जाता है क्रस्ट का, वहाँ पे बहुत कम लेयर होता है थिकनेस। यहाँ पे थिकनेस ज्यादा होता है लिथोस्फीयर के पास। अब आप 35 किलोमीटर के बिलो की बात कर रहे हैं अभी, यहाँ पे आपका क्रस्ट का लेयर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पहला लेयर, उसमें से पहला लेयर लिथोस्फीयर के अंदर में, पहला लेयर में ट्रोपोस्फीयर है जो कि 30-40 किलोमीटर तक जाता है। इसके अंदर जो ट्रोपोस्फीयर जो है, ये हमारा थिकनेस 30-40 किलोमीटर तक का है, जिससे आप देखते हो कॉन्टिनेंट सब जो बना होता है आपका, कॉन्टिनेंट समझ रहे हो ना, कितने कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड के अंदर, 7। 7 कॉन्टिनेंट्स है। आपका 30 से 40 किलोमीटर का रेंज जाता है इसके अंदर जो। और ये जो आपका जो 5 से 6 किलोमीटर है जो ओशंस के अंदर दिया जाता है क्रस्ट। क्रस्ट का जो थिकनेस होता है ओशन के पास जाके घट जाता है क्रस्ट का थिकनेस। यही चीज यहाँ कह रही है, यहाँ पे यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि क्रस्ट का थिकनेस है, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स वगैरह कहाँ पे होगा, क्रस्ट पे ही होगा ना, कॉन्टिनेंट्स वगैरह सब यही पे होगा, जो भी कॉन्टिनेंट्स होगा यही पे होगा, इसी पर होगा। कहाँ होगा, इसी पे होगा ना, समझ लो बात को। तो इसी सरफेस पे आपका जो 30 से 40 किलोमीटर तक जाता है, वो एयर एक्सटेंड 40 किलोमीटर इज योर कॉन्टिनेंट पार्ट एंड द रेस्ट 5 to 6 किलोमीटर इज द ओशनिक पार्ट। अब देखिए यानी ओशन पे आपका थिकनेस कम हो जाता है, बस सीधी सी बात ये समझ के। अगर देयर इज अ स्ट्राइकिंग वेरिएशन इन द मटेरियल्स और रॉक्स एज दे आर कॉल्ड कंपोस्टिंग क्रस्ट ओवर द कंटिनेंट्स एंड फ्लोर्स। आपने पढ़ा होगा टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ प्लेट्स। प्लेट को आपको मैंने पहले समझाया था कि अर्थक्वेक जो आता है उसके अंदर क्या होता है, टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ प्लेट्स होता है, बराबर स्ट्राइक करता है। तो
प्लेट्स वगैरह होता है आपस में बराबर स्ट्रेच करके रखते हैं प्लेट्स, इसकी वजह से राइस रिफ्ट होता है, उसके अंदर रिफ्ट हो रहा है सडन, और उसको प्लेट्स में जब टकराते हैं तो ये क्या होगा, वहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी एक्शन देखने को मिल जाता है वहाँ पर। और फिर आप नेक्स्ट देख सकते हो ओशनिक क्रस्ट जो आपका बना होता है, ओशनिक क्रस्ट ये जो आपका बना होता है ये हेवियर, या याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछेगा ये। तो ओशनिक जो ओशन का जो क्रस्ट है आपका, जो कि आपका कितना लेयर है, 5 to 6 किलोमीटर के लेयर आपका जा रहा है यहाँ पर। ओशन का जो बना होता है ये हेवियर और डार्कर रॉक्स का बना होता है, यानी बसाल्ट नेचर होता है, यानी बसाल्ट होता है बेस में, ओशन के प्रेजेंट कौन सा रॉक होता है, बसाल्ट। और जो आपका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो कॉन्टिनेंट्स वगैरह है, इस पे जो होता है लाइट कलर्ड एंड लाइट डेंसिटी ग्रेनाइट रॉक्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा क्रस्ट कॉन्टिनेंटल पार्ट है उसमें जो लाइट, उसमें कैसा है रॉक्स, लाइट कलर्ड का होता है, लाइट डेंसिटी का होता है, एंड इट इज ग्रेनाइट विच इज ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात कर रहा हूँ। एंड द ओशनिक रॉक्स, ओशनिक जो क्रस्ट बना हुआ है उसके अंदर कौन सा है, बसाल्ट नेचर का रॉक है। तो बताइए क्वेश्चन में कौन सा रॉक पाया था आपका नेचर का, क्वेश्चन में कौन सा नेचर का रॉक पाया जाता है आपका, ग्रेनाइटिक। क्या मैं ओशन में यहाँ पर हेवियर एंड डार्कर रॉक्स का बसाल्ट, ओशन के अंदर बसाल्ट है, compared to light colored and light density granitic rocks on the continental crust। ग्रेनाइट सब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे होते हैं, जो हम लोग जो कॉन्टिनेंट से सब पे ग्रेनाइट होता है क्रस्ट का। और यहाँ पे नीचे जो अर्थ के ओशन में, ओशन की मैं बात कर रहा हूँ, क्रस्ट में जो क्या है ओशन है, ओशन की जो डेप्थ है उसके नीचे जो बेस में जो प्रेजेंट होता है वो आपका बसाल्ट रॉक होता है। बसाल्ट है वो कौन सा है, वो कैसा नेचर होता है उसका, बसाल्ट होता है। ये याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये। कहता है व्हेन कंसीडर्ड एज, ये आपको लिखना है, क्रस्ट अगर लिखने को बोले तो ये आपको लिखना होगा, ये सब पॉइंट, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाला है इसके अंदर कि आप ये सब पॉइंट आप मेंशन करेंगे। कहता है व्हेन कंसीडर्ड, जब टोटल स्ट्रक्चर की आप अर्थ लेते हो, क्रस्ट जो मेक्स है ओनली इनसिग्निफिकेंट पार्ट रिप्रेजेंटेड बाय थिन लेयर। यानी सिंपल सी बात है, जब आप एप्पल देखा आपने, एप्पल, एप्पल जब खाते हो, एप्पल के ऊपर क्या होता है, ऊपर पर छिलका होता है, पतला सा छिलका। एप्पल जो आपने खाया है पतला सा छिलका होता है एप्पल के ऊपर पर लेयर, बस वही क्रस्ट समझ लो, वही क्रस्ट थिन लेयर। अब यार 40 कितना होगा, बहुत पतला ही होगा ना, 35 किलोमीटर पतला ही होगा। अर्थ के कंपेयर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 6000 6,500 किलोमीटर की बात करूँ, वहाँ पे 40 किलोमीटर क्या होता है, क्या मायने रखता है 4,500, बताओ 40-50 मिनट कुछ मायने रखेगा, कुछ उसके यहाँ पे मायने नहीं है। पूरे वही समझ लो एप्पल है, एप्पल का जो आउटर लेयर है वो एक तरह से क्रस्ट, समझ गया बात को, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं कि अब यहाँ देखिए इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं क्रस्ट के अंदर, एज रिगार्ड्स ऑफ मतलब क्रस्ट जो आपका बना होता है, तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी की अगर बात करो तो इसमें सिलिका एज द मोस्ट डोमिनेंट कंपोनेंट, सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है अर्थ के क्रस्ट में, सिलिका। और इसका लाइट वैल्यूज होता है 50% जो वॉल्यूम होता है ओशनिक क्रस्ट में होता है, और 62% होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। अगर वॉल्यूम की बात करें, सबसे देखो क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल्स प्रेजेंट है, सिलिका इज द मोस्ट डोमिनेंट कंपोनेंट। और उसकी अगर कंपोजिशन की बात करो तो अर्थ के कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आपका सबसे ज़्यादा सिलिका प्रेजेंट है 62%, और वही 50% प्रेजेंट होता है ओशनिक क्रस्ट के अंदर। ओशनिक की बात करूँ, ओशनिक के इसमें मात्र 50% सिलिका प्रेजेंट है, और अर्थ में 62%। ये रेशियो आपको याद रखना है, ये भी मेंशन करना है कितना सिलिका का परसेंटेज है। और उसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, एल्यूमिना है। क्या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एल्यूमिना। आप अभी पढ़ रहे हो सीमेंट वगैरह, उसके अंदर भी ये सब देख रहे होगे, प्रोपोर्शंस दिख रहा है यहाँ से क्लियर। फिर आप देखो आयरन ऑक्साइड 8%, लाइम आपका 6%, ये सब के सब कंस्टिट्यूएंट आपको प्रेजेंट है। सोडियम आपको 4% है, मैग्नीशियम 4% है, पोटेशियम 2.5% है, टाइटेनियम 2%। ये सारे मिनरल्स आपके प्रेजेंट है और आपके क्रस्ट में। बात समझ में आ गई। सबसे ज़्यादा क्या है मेन प्रेजेंट, सिलिका इज द मोस्ट अबंडेंट। सिलिका सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसमें 62% कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में है, और उसमें से 50% किसमें है, अर्थ क्रस्ट में, यानी ओशनिक क्रस्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें 85%। नेक्स्ट है जो आपका कंपाउंड है, जो नेक्स्ट एलिमेंट आपका है वो एल्यूमिना है। अब बात करते हैं द क्रस्ट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है स्ट्रक्चर, जो कि कंपोजिशनल बाय, अब देखो कैसे होगा, मतलब आप ऐसा मत समझो कि क्रस्ट में आपको सब जगह यूनिफॉर्म लेंथ मिल जाएगा, आप भैया 35 में जाओगे सब जगह सेम 30-40 मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, सब जगह यूनिफॉर्म नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। क्योंकि कंपोजिशन हर जगह वेरिएशन अलग अलग होता है, सब जगह एक जगह यूनिफॉर्म नहीं होता है, वेरिएशन होता है सब जगह। अब ये बस ऐसे एक जानकारी की आपको बताया यहाँ पर। जो अर्थ जो क्रस्ट जो आपका बना है वो 100 मिलियन ईयर्स अगो बना हुआ है, पता है नहीं कितने 100 मिलियन ईयर्स अगो का बना फॉर्मेशन है। ये वेरियस साइंटिफिक स्टडीज की वजह से पता चला कि अर्थ जो आपको बना हुआ है 100 मिलियन ईयर्स अगो बना थे। और however the oldest known mineral grains are about 4.4 billion years old। मतलब इतने साल पुराना आपका जो अर्थ है, इस वक्त मिनरल ग्रेन्स की बात कर रहा है। अर्थ के अंदर में जो सॉलिड क्रस्ट है उसमें आप क्वेश्चन से मान लो, जो सॉलिड क्रस्ट की जो आप पढ़ाई कर रहे हो अभी वो 4.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। नहीं, पूरा अर्थ 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड है,
अगर सिर्फ हम क्रस्ट की बात करें तो 4.4 बिलियन ईयर्स हो गए। इसे क्या जानकारी के बताइए कि क्या पढ़ रहे हो आप, किस चीज़ की पढ़ रहे हो, ये बस जानकारी। चलिए अब नेक्स्ट स्टेज में बात करता हूँ कि यह है मेंटल, द मेंटल, इसको आप मेंटल कहते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर एक बार यहाँ पर आप इससे रेफर करो। पहला लेयर क्या पढ़ा था हमने, क्रस्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था पहले हमने, क्रस्ट, 35 किलोमीटर तक। अब इसके यहाँ से यहाँ तक जो हम पढ़ेंगे ये मेंटल कहलाएगा। ये पूरा मेंटल लेयर में हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, ये पूरा मेंटल की स्टडी करेंगे। अब यहाँ से देखिए इस लेयर के अंदर क्या कंपोजिशन होता है। तो आप देखिएगा उस दिन क्वेश्चन पूछ रहे थे, सिस्मिक एक्टिविटीज वगैरह भी दी सब। अब देखिए क्या होता है, कहता है जैसे कि बेस ऑफ द क्रस्ट मटेरियल्स जो होता है अर्थ बिकम ग्रेटली डिफरेंट इन एंड दोज ओवरलैइंग विद। अब कहता है यहाँ पर अब जो इसके नीचे का बेस है वो टोटली डिफरेंट है। अब जो ये जो मेंटल जो बनता है आपका, ये होमोजेनियस जोन नेचर का होता है। ये आपका 2900 किलोमीटर तक जाता है नीचे। अब देखिए यहाँ पर 2900 किलोमीटर यहाँ तक आप देख पा रहे हो। यहाँ से आप यहाँ तक देख पा रहे हैं 2900 किलोमीटर तक ये पूरा क्या बनता है, मेंटल बनता है। ये आपका मेंटल है पूरा 2900 किलोमीटर तक, ये पूरा रीजन। याद रखिएगा इस चीज़ को। ये पूछता है शायद कहाँ तक इसका वेरिएशन डेप्थ जा रहा है मेंटल का। मेंटल का डेप्थ आपको कहाँ तक जा रहा है, 2900 किलोमीटर तक जाता है मेंटल। अब कहता है इस जोन के अंदर जो मटेरियल्स लाइंग होता है, जो क्रस्ट और स्टोन के बीच में जो क्रस्ट, डेप्थ ऑफ क्रस्ट एंड क्रस्ट के बॉटम पार्ट से लेकर 2900 किलोमीटर तक जो रेंज होता है उसको मेंटल पार्ट कहते हैं। यानी क्रस्ट के नीचे वाला बॉटम से लेकर 2900 किलोमीटर, क्रस्ट आपका 35 किलोमीटर तक होता है। रेस्ट इसके नीचे बिलो से जो 1500 किलोमीटर तक जो होगा वो आपका मेंटल कहलाएगा। अब देखिए इसके अंदर मेंटल के अंदर ये क्या होता है, इसके अंदर क्या बना होता है। ये भी जो बना होता है ये एक्सट्रीमली बेसिक मटेरियल का बना होता है, जिसको हम अल्ट्रा बेसिक रॉक्स कहते हैं, विच आर बिल्ड टू वेरी रिच इन आयरन। इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है, आयरन। और के अंदर क्या प्रेजेंट है सबसे ज़्यादा, बताइए। क्रस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है सबसे ज़्यादा, बताइए आप लोग। सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है क्रस्ट के अंदर, सिलिका सर। सिलिका। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, आयरन। आयरन सर। मेंटल के अंदर आयरन प्रेजेंट है और एंड मैग्नीशियम, बट क्वाइट पुअर इन सिलिका। साफ बोल दिया है यहाँ पर, आयरन और मैग्नीशियम प्रेजेंट है। और किस लेयर की बात कर रहे थे, मेंटल लेयर की। इस लेयर में लेकिन सिलिका की प्रोपोर्शन बहुत कम है, पुअर लिख दिया, पुअर इन सिलिका, है ना। अब पता है इस रॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रियोडोटाइट्स एंड ड्यूनाइट। अब ये सब रॉक्स के बारे में जब हम मिनरोलॉजी जब चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होता है ये, तो कैसा होता है, इसका नेचर्स क्या होता है, सब बताएंगे इस बारे में। क्या बस इतना समझ लीजिए अभी तक लिए। इसके इस रॉक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रियोडोटाइट्स एंड ड्यूनाइट रॉक्स को कहते हैं। नेम है सब, नोमेनक्लेचर। अब बोलो सर ये क्या होता है, रॉक्स का टाइप है, रॉक का नाम है। बोलो सर मार्बल क्या होता है, तो मार्बल रॉक है, मार्बल के टाइप ऑफ रॉक। अब उसको क्या बोलेंगे, मार्बल क्या होता है, वो तो आप उसके प्रॉपर्टीज को बस जान सकते हो। हाँ भाई प्रॉपर्टीज ये चेंज होता है सर, बस। और कुछ आप उसको जब तक विजुअल इंस्पेक्शन नहीं करोगे आप पता ही नहीं कर पाओगे मार्बल क्या होता है, ग्रेनाइट क्या होता है। सब देखिए से दिखता है, बताओ सब पत्थर एक जैसा दिखते ही दिखता है, मार्बल ग्रेनाइट सब। आप आइडेंटिफाई, आपको जब बोलूंगा मार्बल है यही ग्रेनाइट है, तब पत्थर कैसा एक ही जैसा दिखता है ना आप लोगों को। यस सर। पत्थर कुछ अलग दिखेगा, लेकिन नाम सबके अंदर अगर कुछ ना कुछ कंपोजिशन है, उसके स्ट्रेंथ पैरामीटर्स पे है, उसका क्लीवेज कैसा है, उसका उसके अंदर आप उसके स्ट्रेंथ की बात करेंगे। मेनली रॉक्स के अंदर मेनली स्ट्रेंथ की बात करते हैं, उसका फॉर्मेशन की बात करते हैं, कौन सा रॉक है, इग्नियस है, सेडिमेंटरी है या मेटामॉर्फिक है, उसका मॉर्फोलॉजी हम पढ़ते हैं। ये वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स को पढ़िएगा जब उसके डिटेल, आप बस उसके टाइप बता सकते हैं, ठीक है टाइप का इग्नियस है, ये मेटामॉर्फिक है, ये सेडिमेंटरी है। बाकी सब पत्थर तो आपको एक ही जैसा दिखेगा। आपको ग्रेनाइट में आप बोलोगे ये भी सब वैसे ही दिख रहा है, मार्बल भी वैसे ही दिख रहा है, आप समझ रहे हो ना, सब एक ही जैसा दिखता है। थोड़ा बहुत फर्क होता है, वो आपको विजुअल इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। आपको जो रॉक्स को डिटेल स्टडी करता है वो समझ जाता है कौन पत्थर, कहते हैं ना एक क्या, एक जौहरी को ही उसको पत्थर की क्या होता है, कुछ एक कहावत है ना इसमें, एक जो जौहरी होता है जो उसको पत्थर का फर्क है वो डायमंड का पता करता है, डायमंड का पता करता है। नहीं ये नहीं, वो जो क्या कहते हैं वो बोलते हैं कि ये रूबी स्टोन है, ये क्या कहते हैं स्टोन की होता है बहुत टाइप का स्टोन। तो यस सर। तो उसमें क्या होता है, ही नहीं कर सकते। क्या बोले, एक जौहरी को एक गिरा का पड़ा था, ये कहावत है कि पत्थर के फर्क उसको। हाँ बोलो सुशांत। सर बोल रहे हैं सर पत्थर का से पहचानने का तो करना क्या पड़ता है, बस ही पूछ रहे हैं। अब देखो अब तुमको देखना पड़ेगा ना विजुअल, देखो करना क्या पड़ेगा, नहीं तुम्हें देखना पड़ेगा, जाके विजुअल इंस्पेक्शन करोगे, सीखोगे क्या है इस पत्थर को। अब जब आपको सर बताओ प्रॉपर्टी के अनुसार उसको जाना जाता है सर, उसको टाइप भी। प्रॉपर्टी तो आप पढ़ोगे। अब मैं बताऊँ सीमेंट के अंदर प्रॉपर्टी है कि आप सीमेंट आपको क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, पिंजर बीच में रब करो, ये क्या प्रॉपर्टी, आप क्या समझोगे सीमेंट कितना स्मूथ है कितना स्मूथ नहीं है। तुम हर्ष तुमको लगेगा कम स्मूथ है, वही सुशांत लेगा बहुत ज़्यादा स्मूथ है। ये तो अपना दिमाग का ही है ना। जी।
ये तो एक विजुअल इंस्पेक्शन है, जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, बस सीधी सी बात है। आपको जब तक विजुअली आप उसको इंस्पेक्ट नहीं करोगे, आप ग्रेनाइट भी आपने देखा होगा, ग्रेनाइट हर किसी के घर में लगा होता है किचन के अंदर में, जी ग्रेनाइट सर। वगैरह हर कोई किचन में लगाते हैं ग्रेनाइट को। किचन में मार्बल नहीं लगाते, स्लैब स्लैब देखा आपने, स्लैब ग्रेनाइट का बना होता है। जी सर। तो ग्रेनाइट भी होता है, वही होता है ग्रेनाइट। अब आप देखो ग्रेनाइट क्या होता है, आप देखो आपको मार्बल भी लगा होता है लेकिन दोनों में फर्क होता है, समझ रहे हो ना? दोनों पर अब देखो इसके अंदर भी आर्टिफिशियली बना होता है आजकल, आजकल तो आर्टिफिशियल ग्रेनाइट में आ गया, आर्टिफिशियल मार्बल नहीं, आर्टिफिशियली भी बनने लगा। इंडियन तो फाइव सर कल्चर उसको देखा था। सर उसको तो उसको डिवाइड तो किया गया सर, तो किस आधार पे डिवाइड किया गया अगर सबको? अब वही होता है, जब आगे मिनरोलॉजी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखोगे सब क्या डिफरेंस है। अभी एक प्रॉपर्टीज को हम बता नहीं सकते हैं कैसे डिवाइड कर देंगे, समझ रहे हो ना? एक प्रॉपर्टीज आप समझ भी नहीं पाओगे, आगे देखेंगे डिटेल स्पेसिफिकेशन कैसे मिनरल कैसे उसको बाइफरकेट करते हैं, जैसे शेप टेक्सचर साइज सब चीज आप समझ जाओगे। अच्छा ये देखिए वो सिर्फ पढ़ के समझोगे, आप आपको किताब में एग्जाम में लिख पाओगे, लेकिन अगर एक्चुअल में समझोगे तो वो आपको अगर पत्थर दे दें 2 पत्थर आप तब भी नहीं समझ पाओगे। जब 2 पत्थर दे देंगे तब भी आप नहीं समझोगे। जैसे प्लूटोनिक रॉक हो गया, कैसा है आपने देखा होगा एक पत्थर, आप जब पटना के हनुमान मंदिर आप लोगों ने शायद विजिट किया होगा, तो हनुमान मंदिर में देखा होगा आपने एक पत्थर कोने में रखा हुआ फ्लोट करता है पानी के अंदर, यस सर। देखा है कि नहीं देखा है? देखा जी है सर। सर, लोग उसको पूजने जी लगे सर। हैं। तो जो भी हो वो बात नहीं कर रहे, वो जो उसको जो भी वो नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक रॉक, आप इंजीनियर हो आपको तो पढ़ना पड़ेगा ना कौन सा रॉक है वो। आप देखिए आप साइंटिफिक बातें करेंगे ना। सर यस सर। सर जो रामायण में दिखाया गया सर, वो जो बांध बांधता है वही पत्थर है सर, पता नहीं सर। ठीक है, मैं यहाँ पे वो नहीं कह रहा हूँ, चलो वही मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आप तो साइंटिफिक स्टडी करेंगे ना, वो पत्थर क्या है उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज है, ये मैं कह रहा यस हूँ। सर। प्रॉपर्टीज तो आप जानेंगे ना, आपके अंदर इच्छा नहीं है भाई जाने क्या पत्थर है, ऐसा पत्थर कौन सा जो फ्लोट कर रहता है पानी में, यानी उसकी सीधी सी बात है उसकी स्पेसिफिक जब उसकी डेंसिटी कम होगी वाटर से तभी तो वो फ्लोट कर पा रहा है। जी सर। अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, आपको पता है जनरली रॉक्स का डेंसिटी कितना होता है, बताओ भाई कितना होता है? 5 to 2.7. 0.77। 2.5 से 2.9 रेंज में जाते हैं, चलो एक जनरल बातें करते हैं। तो ये बताओ आप इसका तो कम होगा ना पानी से, दैट्स व्हाई इट्स फ्लोटिंग इन द वाटर। तो अब वो कौन सा रॉक है ये सब जानना पड़ेगा, ये सब बात मतलब डिटेल स्टडी नहीं कर सकता तो आपको नहीं पता चलेगा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर आपको वेरियस, अब आप जैसे जाते हो वो जो पत्थर बना के देते हैं रिंग वगैरह में, जो लाल पत्थर हरा पत्थर ग्रीन पत्थर, ये बोलते हैं रूबी है, ये बोलते हैं ये कौन सा डिफरेंट टाइप के नाम बोलते हैं, बहुत कॉस्टली कॉस्टली पत्थर है। अब पता चला वो आर्टिफिशियली भी बनता है, आर्टिफिशियल ला के दे दिया, अब आपको पढ़ना आ नहीं रहा है, अब वो कैसे वो पढ़ के आप थोड़ी पढ़ पाओगे। आप मैं आपको बता भी दूँ पढ़ भी लोगे तो आप परख नहीं पाओगे उस पत्थर को, जब तक कि आप उसको देख के बारीकी से समझोगे नहीं। वो अनुभव के ऊपर पे होता है, समझ रहे हो ना? जी सर। यस वो सर, पत्थर एक्सपीरियंस। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बस यही है। अब सिविल इंजीनियर में सोचो ये ब्रांच इतना अच्छा ब्रांच है कि इस ब्रांच के अंदर आप हर चीज़ को विजुअली इंस्पेक्ट करते हो, क्या सही बात है कि नहीं है? जी। सही बात सर। यू कैन सी, जो आप मुंह से बोलते हो वो चीज़ आपको फील्ड में करके दिखा हुआ दिखता है। वो हर चीज़ जो आप पढ़ते हो तो फैक्चुअल नहीं, मतलब हाइपोथेटिकल कुछ नहीं पढ़ते हो सिविल केस में, कुछ भी assumptions नहीं पढ़ते हो ना भी, ऐसा नहीं है कि ऐसा मतलब स्ट्रक्चर हवा में उड़ा देंगे, ऐसा कुछ पढ़ते हो सिविल में? आपके स्ट्रक्चर हवा में खड़ा कर देंगे, ऐसा पढ़ते हो? कुछ नहीं पढ़ोगे नो सर. आप सिविल केस में जो चीज़ आप देखोगे आप बिल्कुल फील्ड में वही चीज़ हूबहू आप देखोगे, आप इसको विजुअलाइज कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, बट इन अदर सब्जेक्ट यू कांट कनेक्ट इट इजिली। आप बिजली बताओ, मैं बोलता हूँ एक सिटी पास कर रहा है, क्या आपको बिजली दिख रहा है तार के अंदर जाते हुए? जी नहीं सर। आपने बस पढ़ा होगा ना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सबका मूवमेंट, ये सब हो रहा है ये वो हो रहा है सब यही सब पढ़ते हो, लेकिन आपने एक्चुअली में देखा नहीं जाते होगा। सिवाय टेस्ला टेस्ला के, हालांकि टेस्ला के मॉडल में दिख जाता है, टेस्ला का जब आप देखोगे एक्सपेरिमेंट वगैरह हुआ टेस्ला का, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या वो दिखते हो जाते हुए दिखता है इलेक्ट्रिक, अगर आपने किया होगा इक्विपमेंट वगैरह, तो टेस्ला की जो बनी हुई होती है इक्विपमेंट उसके अंदर करंट जाता हुआ दिखता है, वाकई दिखता है। आप जब ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन जब का तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसमें ठीक किया जाता है सर। बिल्कुल टेस्ला के वो जो एक्सपेरिमेंट है आप लोगों ने शायद किया होगा 10th 12th में, ये एग्जीबिशन तो लगता है बच्चों ने तो प्रदर्शनी लग रहा है एग्जीबिशन, उसमें दिखाते हैं ये लोग तो कैसे उसमें मूवमेंट होता है, प्रोटोन मतलब करंट का मूवमेंट कैसे होता है उसके अंदर में। खैर वो सब बात की बात है, वो सब चीज़ को देखा कीजिए, अच्छा लगेगा, देख के जानकारी मिलेगा, देखो करंट कैसे मूवमेंट करता है, कहाँ पर देखो करंट, जिससे आप टच करोगे वहाँ देखो करंट वाकई में वहाँ पे दिखता है, आपको होता है करंट बिल्कुल एकदम लाइट ब्राइट एकदम दिखेगा, मूवमेंट दिखेगा वहाँ पर फायर का। तो अब आप सीएस की बात करते हो तो सीएस के अंदर क्या करते हो आप सीएस के अंदर तो आप सिस्टम के अंदर सिस्टम ही जो कर रहा है, आप तो उसके अंदर वो आप बस फीड कर रहे हो प्रोग्राम के थ्रू, आप एक्चुअल में तो कुछ कर नहीं रहे हो ना उसके अंदर देख के दिमाग से, बस आप फीड कर रहे हो उसके अंदर प्रोग्राम दे रहे हो,
बस ये कह रहा हूँ, मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप कनेक्शन दे सकते हो इजीली, आप इजीली समझ जाओगे सब, आपको पता है सब चीज़ है, बस आप उसका क्या है ना, लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो आपको अरे भारी ये समझ में नहीं आ रहा है। वैसे आपने आईएलडी अभी पढ़ा होगा, आईएलडी पढ़ा आपने ब्रिज के अंदर में, स्ट्रक्चर में, आईएलडी का क्या इंपॉर्टेंस है बताइए। तो वही चल रहा है सर, वही चल रहा है सर, आईएलडी। हाँ, तो आईएलडी पढ़ रहे हो तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसमें बेंडिंग मोमेंट और उससे सर तो बेंडिंग मोमेंट हर फिर बोल डायग्राम स्ट्रक्चर बना सर। तो उसके अंदर बेंडिंग तो आएगा ही, बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स तो कॉमन वर्ड है ये तो। सर फिर सर फ्री बॉडी डायग्राम पे उस पर डिपेंड करता है सर मैं उसमें। वही कर रहा हूँ, ये तो कॉमन पार्ट है, आप यूनिट लोड लेके चलेंगे हर जगह तो कॉमन पार्ट है, लेकिन ये आप इसका क्यों पढ़ते हो, ब्रिज के ऊपर आपको मूवमेंट तो जारी होती है ना। लोड पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डिपेंडेंसी। बिल्कुल होगा, यूबीएल की बात करते हैं, यूबीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, आपकी जो मूवमेंट होगी तो उसके ऊपर क्या है, उसके हर बॉडी पे, हर सेक्शन पे, वहाँ पर हर बॉडी के ऊपर पे बेंडिंग, ऑब्वियस बात है भैया, स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बेंडिंग तो आएगा ही। आपके ऊपर पे भार बढ़ा देंगे बदन के ऊपर पे, तो आपके ऊपर क्या लोड स्ट्रेस बेयर नहीं करोगे आप, आपको बोल देंगे 50 किलो का सीमेंट का उठा के लेके जाओ बैग, आपके ऊपर क्या स्ट्रेस नहीं आएगा। जी सर, राइट। तो हर फैक्टर ये सब कनेक्ट करो सब्जेक्ट को मैं यही कहना चाह रहा हूँ, उसको कनेक्शन पे लाओ। आप ब्रिज वगैरह देखते हो, ऐसा नहीं कि ब्रिज ऐसे डिजाइन होता है, आईआईटी मेन पार्ट है उसका, डिजाइन करना पड़ता है, यूनिट लोड लेकर हर चीज़ को डिजाइनिंग करना पड़ता है, सारा पैरामीटर्स है उसका, ऐसा डिजाइन नहीं होता है ब्रिज का। क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए उसको, चलिए खैर वो नहीं, यहाँ पे मैं कह रहा था, ये आपके इतने टैक्स का आपका रॉक नहीं है, रॉक को हम डिस्कस करेंगे आगे मिनरोलॉजी चैप्टर में। देखिए ये हम बात करते हैं मेंटल लेयर की, अब मेंटल लेयर के अंदर अगला पॉइंट आता है विद हाई डेंसिटी इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी डेप्थ फॉर द, मतलब ये जो एयर है आपका मेंटल है, काफ़ी हाई डेंसिटी होता है, जैसे जैसे हम नीचे बढ़ रहे होते हैं, इसका क्या बढ़ रहा होता है, इसके अंदर आपका जो मेंटल जो डेप्थ जैसे जैसे बढ़ रहा होता है, डेंसिटी भी यहाँ की बढ़ते जाती है। तो हम बात करते हैं इसके अंदर, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका जो जितना भी जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है, एक चीज़ और याद रखना, जो मेंटल है ना आपका, ये प्लास्टिक इन नेचर होता है। प्लास्टिक इन नेचर कैसा होता है, हाईली प्लास्टिक नेचर, कहने का मतलब ये आपको जितना भी अर्थक्वेक हो गया, जो भी फॉर्मेशन होगा, सब यहीं से होता है मूवमेंट, इसी लेयर में आपका फॉर्मेशन होता है, सबके सब मेंटल लेयर से ही हमारा यही इफेक्ट यहीं पे हिलता है, जो आपका अपर सरफेस पे सब मूवमेंट होता है। और हिले कब, जब तक प्लास्टिक अगर वो हिट हो गया तो उसके अंदर मूवमेंट होगा नहीं, लेकिन वो प्लास्टिक नेचर में होता है ये लेयर। इसके जितना भी जियोलॉजिकल प्रोसेस होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये जियोलॉजिकल प्रोसेस, जो भी जैसे अर्थक्वेक हो गया, माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो गया, ये सब के सब जो होता है इसी जोन से ओरिजिन होता है। क्लियर, कहानी समझ पा रहे हो। जो भी आपका जो फॉर्मेशन हो रहा है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, आइदर इट्स अर्थक्वेक एंड द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, दे आर टेकिंग प्लेस फ्रॉम दिस लेयर ओनली। इसकी लेयर्स हो रहा है, मेंटल लेयर से सारा फॉर्मेशन है, अप टू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ 35 किलोमीटर बिलो टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, इसी लेयर से आपका फॉर्मेशन ऑफ अर्थक्वेक होता है और आपका फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स होता है। माउंटेन्स कैसे फॉर्मेशन होता है बताइए। माउंटेन्स आपको बताया था प्लेट का मूवमेंट होता है, फिर जब रिफ्ट करता है क्या होता है, बल्ज होता है। अब ऑब्वियस बात है, जब आपको मैं बोलूँगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए आप, सपोज अगर मैं जैसे दो बुक को अगर कंबाइन कर रहा हूँ, सपोज एग्जाम्पल है, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, दो प्लेट है, अब इसमें देखो राइज हो रहा है, ये दो बुक है, इसको मैं अगर इसे इमेंस कंप्रेसिव फोर्स से क्या हो रहा है, राइज हो रहा है कि नहीं हो रहा सडन पे, राइज होगा ना कंप्रेसिव नहीं, बात समझ रहे हो। अगर अगर यहाँ पे अब यहाँ पे राइज ही होगा तो यही यही क्या कर देगा, क्रिएशन, कॉन्टेंट्स का क्रिएशन कर देगा ये। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, कैसे क्रिएशन हो रहा है। आपके अंदर में दो प्लेट जो वापस है, क्या हो रही है, इसके अंदर जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है उसके अंदर में, कैसा नेचर का फोर्स लग रहा है ये, कंप्रेसिव। कंप्रेसिव नेचर का जब फोर्स लगेगा तो उसके अंदर क्या होगा, जब वो आपस में जाके जब टकराएंगे वो राइज कर जाएगा, सडन राइज होगा ना, वो आपको माउंटेन क्रिएट कर देगा। अब ये मत सोचना कि सर मतलब 2 दिन के अंदर माउंटेन हो जाता है, ऐसा नहीं है, मिलियंस ऑफ ईयर्स का फॉर्मेशन है ये कि आपको, इसलिए मैंने बोला था कुछ एमएम में माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ती जा रही है एमएम में। इसका मतलब ये नहीं कि 1 साल के अंदर 10 mm बढ़ गया। अब वो मिलीमीटर आप जाके उसको गूगल कर लो, सर्च करो, नेट पे देखो, वाकई में हिमालय की हाइट बढ़ते जा रही है। कैसे बढ़ रही है, ये प्लेट के मूवमेंट की वजह से। बात समझ रहे हो। अभी आप देखो, अब ये तो एक रीजन है ही। अब इसकी वजह से क्या होगा, आपका अर्थ का जो प्लेट है वो भी लेयर ऊपर उठेगा, और देखना कई पार्ट जो हमारे जो कोस्टल एरियाज होंगे वो क्या होंगे, नीचे डूबते जाएंगे। आने वाले टाइम में एक कंट्री टुवालू आइलैंड, नाम सुना टुवालू आइलैंड का आप लोगों ने। टुवालू आइलैंड 2030 तक एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जी नहीं सर। टुवालू आइलैंड 2030 तक एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, आपको याद पता होना चाहिए बात। टुवालू आइलैंड एक आइलैंड है जो आप देख सकते हो जाकर, टुवालू आइलैंड कंट्री है वो आपका, तो वहाँ पे हैबिटेट वगैरह सब लोग हैं वहाँ पर, अभी है वहाँ पर, लेकिन वो कंट्री आने वाले टाइम पे 2030 तक एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। तो फिर ये आपको क्यों है, अब आप ग्लोबल वार्मिंग वगैरह पढ़ रहे हो, तो आइस का क्या हो रहा है, आइसलैंड वगैरह जो
ग्रीन को जितने भी आप देखो यूके के ऊपर वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, यूके या यूनाइटेड किंगडम के ऊपर वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, यूरोपियन कंट्रीज के अपर पार्ट, वहाँ पे ग्रीनलैंड वगैरह सब आइसलैंड वो सब क्या होते हैं, मेल्टिंग हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर लेवल समुद्र का क्या होते जा रहा है, राइज होते जा रहा है। तो जो राइज इन द वाटर लेवल, राइज इन द वाटर लेवल, तो वहाँ पे जो सब एरियाज हैं, जो सब मतलब जो लो लाइंग एरियाज हैं, उसमें पानी इंटर कर जाएगा, वो एरिया खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा ना टाइम। हमारे 2030 तक तो वाले का एक्सटेंशन जरूर हो जाएगा। इस रेशियो से ग्लोबल आइस वार्मिंग हो रहा है प्लस आइस का मेल्टिंग हो रहा है, यही रीजन है इसका, मेन प्राइम फैक्टर है। आप देख रहे हो अचानक टेम्परेचर सडन कितना राइज हो गया, अभी आप देख रहे हो ये सब इसके वजह से। आपने देखा होगा अचानक एवलांच क्रिएट हो जाता है। एवलांच आप देखो अनएक्सपेक्टेड मार्च महीने में एवलांच होता है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। एवलांच को समझते हो, आइस वाइस का जो हिमस्खलन जिसको कहते हो हिंदी में, हिमस्खलन ही कहते हो ना हिंदी में, क्या कहते हैं उसको हिंदी में? यस सर, हिमस्खलन। तो अभी हुआ है उत्तराखंड के अंदर में, ये क्या हुआ है, किस वजह से हुआ है, इसके वजह से भी ये सब के सब मूवमेंट ऐसा नहीं है। ट्रेमर्स भी आया होगा वहाँ पर, अब तो फिर ट्रेमर्स की वजह से भी कई बार क्या होता है, बॉडी अपने वहाँ पर रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। मान लो जो आइस का ब्लॉक होगा, और अगर तुम सिंपल सी बात है, आइसक्रीम है, तुम उसके ऊपर चम्मच में तुम मतलब आइसक्रीम के ऊपर तुम कुछ लगा के ऐसे हिलाओगे तो वो गिरेगा ना आइसक्रीम का ये पोर्शन, तो अब पोर्शन उसमें जो बॉन्डेड पोर्शन है तो निकलेगा ही। बहुत सारे ट्रेमर्स भी आया हो, इसकी वजह से वहाँ पर इफेक्ट रहा हो अर्थक्वेक का, उसके वजह से होगा। ये सारे के सारे मूवमेंट कहाँ से होते हैं, मेंटल लेयर से, ये याद रखना है। कहने का मतलब ये है, मेंटल लेयर में आपको होता है सारे मूवमेंट, ठीक है। और आपको मैंने क्या बताया था, मेंटल जो आपका बना होता है, इसके अंदर क्या सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, कौन सा मिनरल प्रेजेंट होता है सबसे ज्यादा? आयरन। आयरन सर, आयरन। सबसे ज्यादा रिच आयरन होता है, मैग्नीशियम में होता है, बट पुअर इन सिलिका सिलिका इसमें कम होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की। देखिए नेक्स्ट ईयर अब आप देखेंगे, ये आप क्लियर करते हैं, सिस्मिक एक्टिविटीज शब्द मेरा कैरी आउट होता है, इसीलिए होता है मेंटल से, है ना। मेंटल जो आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, जो कि आपने देख रखा है यहाँ पर। अपर मेंटल और लोअर मेंटल आपने यहाँ पर देखा होगा। इसी मेंटल में ये अपर मेंटल हो गया, ये लोअर मेंटल हो गया। यहाँ पे देखो, इसको मैंने 25 ईयर्स यहाँ पर आपको दिखा होगा, यहाँ पर अपर पार्ट हो गया, ये लोअर पार्ट हो गया, लोअर मेंटल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कहता है अपर एंड लोअर मेंटल सबसे पहले ट्रांजिशन जोन, वो एक जोन है ट्रांजिशन, मतलब एक पतला सा लेयर है, तो ट्रांजिशन जोन वही है। तो द लोएस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल जो होता है, जो कोर मेंटल बॉन्डेड डी, उसका मतलब क्या कहते हैं, डी कहते हैं उसको, नोन एज डी कहते हैं, जो लोएस्ट पार्ट होता है ना मेंटल का, नेक्स्ट टू द कोर मेंटल। एंड कोर मेंटल, अब उसके अंदर में जो लोएस्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं डी लेयर, या उसी को मतलब डी डबल लेयर कहते हैं उसको। मेंटल का ही उसी का लोअर पार्ट, जो लोअर मोस्ट पोर्शन जो इसी के अंदर में है, ये इसी का लोअर मोस्ट पोर्शन जो होता है, और कोर रीजन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसी में एक तो और लेयर होगा नीचे में, वो इसके बाइफर्केशन है, इसके फर्दर बाइफर्केशन की बात कर रहा हूँ। इसमें आपको इसको कहते हैं डी लेयर कहते हैं, वैसे तो याद रखिए डी लेयर इसी में होता है, मेंटल प्रेशर होता है डी लेयर, डबल डी भी उसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द मेंटल इज प्रेशर। देखिए बॉटम ऑफ द मेंटल की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है। प्रेशर क्या होता है बताइए, व्हाट इज प्रेशर, डिफाइन इट। आपने एफएम में पढ़ा होगा व्हाट इज प्रेशर, एफएम तो पढ़ रहा है ना, तो आप लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, एफएम की क्लास लग रही है? नहीं सर, कंपोनेंट ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। बिल्कुल सही बात है, ऑब्वियस बात है। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स कहाँ से आ रहा होगा, अपर पार्ट सर, अपर पार्ट सर। अपर जो इतना सारा पार्ट है, और जैसे नीचे को तो प्रेशर बढ़ेगा ना, कहते हैं ना कि टैंकी का हाइट बढ़ा दो, जी सर, Yes, टॉप sir. लेयर से आता है। प्रेशर कैसे होता है, ऑब्वियस बात है, प्रेशर जो बढ़ता है ऊपर, जितने उसके हाइट रहेगा तो प्रेशर उसके नीचे क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा ना। यानी क्या है ये फिजिकल, इसमें सीरीज बात है, फिजिकल फोर्स जैसे तुमको जैसे हाइट बढ़ते जाएगा, ऑब्वियस बात है उसके अंदर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। जो आप पढ़ते हो तो सिंपल बात है, एफ में पढ़ोगे प्रेशर वगैरह कैसे पढ़ते हैं, प्रेशर को कैसे राइज करते हैं, प्रेशर को आप मेजरमेंट वगैरह सब पढ़ना है आपको एफ में। इनिशियल बेसिक है यार, प्रेशर वगैरह ये सब तो पढ़ना है आपको, फर्स्ट टॉपिक में आपने पढ़ा नहीं है एफ के अंदर प्रेशर वगैरह। यस सर। तो कितनी क्लास हुए एफ के? 3 सर। ये तो पढ़ा होगा ना, प्रेशर क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, ये सब तो पढ़ लिया होगा ना ये सब। जी सर, हाँ सर, क्या यस सर, ये सब ये सब पढ़ा है? नहीं इसको पढ़िए, ये सब प्रॉपर्टीज वगैरह काफी बेसिक प्रॉपर्टीज है, ये सब विस्कोसिटी वगैरह से तो बेसिक प्रॉपर्टीज है, इसको माइंड में रिटेन करके रखिए सब चीज़ को। पढ़ के कहानी के तौर पर मत पढ़िए इसको, बस रिटेन कीजिए इसको, क्योंकि सबके लिंकिंग है। अब लोग जब प्रेशर का क्या काम है एफएम में है, नहीं प्रेशर आपको सवाल में जरूरत पड़ेगा, प्रेशर सवाल के अंदर पढ़ोगे अभी आप लोग सब।
सीक्वेंस प्रेशर पढ़ना है, जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है उसके अंदर। अब देखिए यहाँ पर कहता है द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द मेटल, आपको याद रखना है 140 गीगा पास्कल होता है, यानी आपको इतना याद रखना है जो प्रेशर होता है मेटल के 140 गीगा पास्कल बराबर होता है। अब देखिए अब नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं, द कोर की बात करते हैं। सबसे बॉटम मोस्ट लेयर, सबसे इनर मोस्ट लेयर कह लीजिए, ये थर्ड लेयर है, एंड द इनर मोस्ट स्ट्रक्चर शेल ऑफ द अर्थ विच इज क्लियरली मार्क्ड बाय द सिस्मिक एविडेंस, जो कि इसमें भी आपको सिस्मिक एविडेंस आपको दिख सकता है, यहाँ पर भी सिस्मिक एविडेंस आपको दिख सकता है। यहाँ पर ये जो डेप्थ होता है इसका आपको पता है 29 किलोमीटर से लेकर इसके नीचे से 29 किलोमीटर के बिलो 29 से लेकर अब तक सेंटर ऑफ द अर्थ, एक्सटेंड अप टू सेंटर ऑफ द अर्थ 70 किलोमीटर, ये आपका रेडियस एक तरह से मान लो, यहाँ तक आपको जाता है ये 2900 से 6370 किलोमीटर तक इसका जाता है पूरा अर्थ के। अब इसमें जो कोर में जो होता है मटेरियल मेकिंग द कोर spawned from seismic studies only striking different that making the other two cells is measure aspect elastic properties। इसके अंदर वही है, आपको पहले बताया था आपका ये जो नेचर होता है मेंटल का, ये कैसा बिहेवियर इसके अंदर होता है, प्लास्टिक नेचर का होता है, और ये जो हमारा होता है इसके अंदर कोर के अंदर इसको मान सकते हैं इलास्टिक नेचर का, ये है इसलिए याद रखिए प्रॉपर्टीज को, कोर जो हमारा है इसको मान सकते हैं इलास्टिक नेचर का है। अब देखिए इसके अंदर सबसे बड़ी चीज इसके अंदर ये है कि कोर जो है अभी तक एक तरह से मिस्ट्री ही है। मिस्ट्री मतलब समझते हो क्या है, कोर को अभी तक हम लोग एक तरह से मिस्ट्री है, इतना डिटेल में खोज, आप समझ सकते हो उसके नीचे टेम्परेचर कितना होगा उसका, समझ रहे हो ना, इतना हाई, यानी इसके अंदर अभी भी खोज चल ही रहा है इसके अंदर, एक तरह से मिस्ट्री वाला लिया है, यानी अजूबा रहस्य भरा लिया है ये कोर की बात कर रहे हैं हम। अब ये जो है जिन द कोर वहाँ पर क्या होता है फिजिकल नेचर ऑफ मोशन मटेरियल, तो वहाँ पर सब क्या होता है यूनिफॉर्म नहीं होता है, डेप्थ वहाँ पर अरेंज डेप्थ है, वहाँ पे जो फिजिकल नेचर है मटेरियल का वहाँ पे सब यूनिफॉर्म नहीं है, सब अलग वहाँ पे है। और दूसरी बात ये जो है इसका बहुत हाई डेंसिटी होता है मेटल कोर का, इसका 10 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सीसी से ऊपर होता है इसका, लेकिन इसके हाई डेंसिटी होने के बाद भी इसका जो वाटर कोर है ये लिक्विड की तरह बिहेव करता है, लिक्विड की तरह बिहेव करता है जब भी वहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी होता है, लिक्विड की तरह बिहेव करता है। और लिक्विड कोर जो हमारा होता है 2900 किलोमीटर से लेकर 4800 किलोमीटर तक लिक्विड कोर होता है। ये बस आपको डिटेल में समझा रहा हूँ क्या होता है, इसके अंदर भी होता है, ये बताओ लिक्विड पोर्शन होता है 2900 किलोमीटर से लेकर 4800 किलोमीटर तक का, और इसको हम कहते हैं वाटर कोर, क्योंकि वो वाटर कोर है। 4800 से नीचे 63-70 तक जाए वो इनर कोर हो जाएगा। कोर के अंदर भी दो पार्ट हो गया, वाटर कोर एंड इनर कोर। तो क्या फर्दर डायग्राम में आप देखा रेफर करेंगे बीच में, ये बस आपको याद रखना है, इसके अंदर भी लिक्विड पोर्शन प्रेजेंट होता है। जो इनर कोर होता है वो आपका 4800 किलोमीटर से लेकर 6370 किलोमीटर यानी 6370 किलोमीटर तक होता है, जो कि अननोन नेचर का है। ये अननोन नेचर है, इस डेफिनेटली ऑफ सॉलिड कैरेक्टरिस्टिक विद प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू अ मेटालिक बॉडी, इसका प्रॉपर्टीज जो है वो मेटालिक बॉडी की तरह प्रॉपर्टीज मान के चलते हैं इसका, एक अननोन नेचर का ये है। इसका हम लोग डिटेल अभी इस पर वर्क चल ही रहा है इसके अंदर। एक अभी तक के इसमें जो हमारे मान के बस चला गया है, ये जो पोर्शन होता है वो आयरन और निकल का बना होता है। इसका बना होता है कोर वाला पोर्शन, जो लोअर मोस्ट पोर्शन है आयरन और निकल का, ये मान के चले आयरन निकल का। अभी तक भी इसमें मतलब कहता है येट अननोन, मतलब बस हम जानते हैं आयरन निकल है, अभी भी अननोन मैनर में है, इसलिए हमको और भी डिटेल स्टडी भी करना पड़ेगा, अभी तक काम इसका रिसर्च गोइंग ऑन इसके अंदर अभी। ये आपको यहाँ से पता चल गया जो हमारे जो मेटेराइट्स है, जो कि प्लैनेट्स के अंदर में जो होगा डिस्क्राइब होता है, जो हमारे प्लैनेट के अंदर आता है, आपने सुना मेटेराइट्स, उल्का पिंड वगैरह नाम सुना होगा, ये सब चीज़ें मेटेराइट्स आते हैं, गैलेक्सी, हमारे जो यूनिवर्स में पड़े हुए हैं, क्या नहीं आता आसमान से, आपने क्या सुना है कि आसमान में क्या आपने कभी सुना होगा जब मॉक मिशन जब हो रहा था, मिशन ऑफ मार्स ऑन मून की जब बात होती थी, उस टाइम में जब कहा जा रहा था कि भाई ऊपर जब हमारा सैटेलाइट मूव कर रहा है उससे एक डर है एक पत्थर न टकरा जाए, भाई ऊपर पत्थर क्यों उड़ाएगा। अब आप महसूस होते होंगे आसमान के अंदर ना 10 जो पार्टिकल्स उड़ रहे हैं वहाँ पे स्टोन्स वगैरह सब उड़ते रहते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े चट्टान, कोई 1 केजी 2 केजी का पत्थर नहीं, बड़े बड़े चट्टान वहाँ पर उड़ते रहते हैं। पता है कि नहीं ये बातें आपको? वो जो गैलेक्सी जी सर, डायनासोर का एक्सटिंक्ट हुआ, क्या डायनासोर खत्म उसी के टकराने से हुआ था सर। अरे साइंस तो मानना तो पड़ेगा है ना, उसी से हुआ है, ऑब्वियसली बात है। आप जाना तो उससे हुआ, कैसे हुआ, कैसे उस टाइम में क्या बहुत कारण तो और भी कहा था कि उस टाइम भी क्या कहते हैं वर्ल्ड का पूरा एंड हुआ था, ऐसा भी कहा जाता है। वहाँ पे बहुत सारा रीज़न हो सकता है, समझ रहे हो ना, लेकिन साइंटिफिक रीज़न है, ठीक है। पत्थर के आने के, पत्थर इतना थोड़ी जगह हो जहाँ से सब पत्थर मर गए होंगे, है ना, सॉरी मर गए सब पत्थर, इतना बड़ा इंटेंसिटी का टकराया था कि अर्थ का ग्रेविटी इंक्रीज क्योंकि हो गई। अर्थ का जो फॉर्मेशन है ना वो माना जाता है वही। आप जब बिग बैंग थ्योरी वगैरह आपने नाम सुना होगा, बिग बैंग थ्योरी, स्टीफन हॉकिंग्स का नाम सुना होगा आपने,
ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग जो डिफरेंटली एबल्ड यस है, सर। यस डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनकी उनकी ये बिग बैंग थ्योरी की बात करता हूँ, जो उनकी वो कहे थे ब्लैक होल। ब्लैक होल की जब बात हो रही थी, जो आज से पढ़ा सुना होगा कि धरती फटने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेमन टाइप डिस्टेंसेस बातें, और मीडिया भी उसको बेवकूफ जैसी मीडिया बातें करती है। ये सुना था नहीं सब न्यूज में आप लोगों ने? 2012 में सर। उससे पहले की बात है, ये 8 साल की बात होगी, बिग बैंग थ्योरी बहुत पहले की बात है, ब्लैक होल की बात होगी। तो उस टाइम में कैसे हुआ वो एक तरह से, मतलब अर्थ के अंदर काफी लंबा टनल बनाया गया, उसके अंदर देखा जाएगा कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। अर्थ भैया अभी भी मिस्ट्री है, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ उस पर रिसर्च किया जा रहा है, काफी डिटेल रिसर्च। बात समझ रहे हो ना, ये रहस्यमय है कैसे क्या है। देखो अब बोलोगे सर ये सब तो देखो, हर घर की किताबों में कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन जब भगवान जब इंसान को बुद्धि से दें तो वो अपना बुद्धि तो लगाएगा ही ना। मैं आप इसे तुम पढ़ लिख लोगे, तुम्हें मैं बताऊंगा कुछ भी धार्मिक बातें रहेगी, तो बोलोगे अरे ये फालतू की बातें हैं। पहले के लोग बोलते थे नहीं सूरज ऐसे ही उगता है, लेकिन फिर जब पता चला अच्छा पहले वहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में अगर कोई बोलता है नहीं सूरज सनराइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, तो पहले बोलते नहीं सूरज पश्चिम में उगता है पूरब में डूबता है, तो लोग को वही मानना पड़ता था। अगर आप कुछ गलत बोल दोगे आपको धर्म का वास्ता दे के आपको मार दिया जाएगा। ऐसे मतलब रोमन कल्चर में हुआ करता था बहुत सारे, मतलब उस टाइम में आपकी बात कर रहे हैं कॉन्स्टेंटाइन गैलीलियो गैलीलाई, उस सब टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, सोक्रेट्स वगैरह जो महान साहित्यिक गुजरे हैं दुनिया में। भाई ये सब सोचो, आप छोटी सी मैं बात कर रहा हूँ, आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी बताइए? क्योंकि आपको सैटेलाइट वगैरह सब पढ़ना है इसके अंदर। आर्यभट्ट की पैदाइश, आर्यभट्ट का नाम सुना आपको? तो गया से हो ना? यस सर। जी सर। गया के जी बगल में सर। तो तारागना है, वो जहानाबाद गया के रोड पे ये पुनपुन के पास करते ही एक तारागना वहां पे आता है, तारागना वहीं पे है ना? यस सर। आर्यभट्ट वहीं से बिलोंग करते थे ना? यस सर, वहाँ उनका लाइब्रेरी भी अच्छी है सर, रिसर्च सेंटर भी है। रिसर्च सेंटर भी है वो। जब वो 2009 के अंदर में जब होने वाला था एक्लिप्स वगैरह जो होने वाला था, सोलर एक्लिप्स वगैरह, तो उस टाइम में कई साइंटिस्ट वर्ल्ड के नॉन साइंटिस्ट आके वहां पे स्टडी किए थे। अब सोचो आर्यभट्ट जो थे उस टाइम में, यानी कब की बात का 426 एडी, कितना महान मैथमेटिशियन ये, कितना महान फिलोसफर, कितना महान एस्ट्रोनॉमिकल, एक तरह से मानो साइंटिस्ट ही तो थे ये भी। सोचो इतने बड़े मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर, तो उस टाइम में आपको बताया था कि फॉर्मेशन कैसे क्या है, आपका पूरा मतलब हर एक डिटेल स्टडी किया था उन्होंने अर्थ का पूरा हर चीज, मतलब महान फिजिसिस्ट कह लो इनको। बताओ इतने सारे रिसोर्सेज नहीं होने के बावजूद भी सारा सैटेलाइट वगैरह सब चीज यहाँ से देख के स्टडी कर लेते थे। आप इसी को कभी अपने अंदर से सोचा नहीं कि भाई कैसे ये लोग कर लेते थे? महान हस्ती हर टाइम में होते रहे हैं, महान हस्ती की कमी नहीं रहा है, हर जगह महान हस्ती हर युग में होते रहे हैं, आज के डेट में भी है, पहले भी हुआ करते थे और पहले भी, और ये आने वाले टाइम में एक से एक महान आते जाएंगे। इन लोगों को कहा जाता है प्रोडिजी। एक वर्ड सुना होगा प्रोडिजी। प्रोडिजी मतलब समझते हो क्या होता है? नहीं सर। प्रोडिजी मतलब होता है अद्भुत, यानी वो ही इज एक्सेप्शन। एक कहा था ना, जैसे आप देखोगे एक आपका चाइल्ड प्रोडिजी कहते हैं, एक जैसे एक बच्चा भी, एक गूगल बच्चा है जो जैसे कुछ भी बच्चों को बोलेगा सब चीज बता देगा, सब चीज बताएगा, उसको इतना नॉलेज छोटा सा उम्र में। ये सब बच्चा ऐसा नहीं होता है, वाकई ही इज गॉड गिफ्टेड। कुछ बच्चे होते हैं इज गॉड गिफ्टेड, उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते, इज नॉट नॉर्मल नेचर। और इन लोग की कौटिल्य लाइफ पंडित। स्पैन नहीं होती है, इनकी लाइफ स्पैन पे जब रिसर्च की गई, इनकी लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं होती। जैसे आप देख लोगे एक प्लेयर है वो पृथ्वी शॉ, नाम सुना होगा आप लोगों ने? कौटिल्य पंडित जैसे में। कौटिल्य पंडित, हाँ गुड, गूगल बॉय। वो अब सर आपका उसका नाम बहुत सुना होगा पहले न्यूज आया था सर, क्या? कौटिल्य का। उसका तो बहुत पहले न्यूज आया था कौटिल्य का, उसके दादाजी उसको पूरा हिस्ट्री पढ़ा दिए थे गूगल का। मुझे ये बताओ, बचपन में तो आप भी तो थे, ऐसा नहीं बच्चन बच्चे से बड़े आप भी हुए कि यस नहीं? लेकिन आपने मंजी। दादाजी पढ़ाए या चाचा जी पढ़ाए, लेकिन बच्चे के अंदर टैलेंट हो तभी तो उसको पढ़ाया गया, वो ग्रेस तो कर पाया वो। यस सर, उसको मतलब वो स्टडी आम उतना बच्चा, करवाया गया। अरे तो वो आम बच्चा थोड़ी था। तो वो सोचो तुम बचपन में 2 साल 3 साल की उम्र तक तुम नाक से साफ नहीं कर पाते हो, वो बच्चा पढ़ाई कर ले रहा है हिस्ट्री की, आप सोचो कैसे कर ले रहा है वो। यस सर, वो बहुत तेज था। यस सर, बताया गया था उसके बाद। भाई तेज था तभी तो वो चाइल्ड प्रोडिजी कहा गया उसको, कि ये बच्चा आम बच्चा नहीं है, इसके आईक्यू लेवल अलग है इसकी। समझ लो ना। एक आपका वैसे प्लेयर देखना, आप पढ़ना जाके, आप जाके देखना पृथ्वी शॉ जो है, पृथ्वी शॉ जो क्रिकेटर है जो इंडियन टीम में भी आया हुआ, बोला यस सर। इस चाइल्ड प्रोडिजी कहा था उसको, इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडिजी। वो नॉर्मल बच्चा नहीं है, वो भले क्रिकेट खेल रहा है, आपको लगता हो नहीं सही बन रहा है ये वो, लेकिन ही इज प्रोडिजी, उसको कहा है कि लोगों ने ही इज चाइल्ड प्रोडिजी।
तो वो बचपन से कुछ ऐसे ऐसे शॉट लगा दिए वो प्रोडिजी कहला गया है वो, जो कि अद्भुत है। देखना आप जाके उसके बायोग्राफी में विकिपीडिया में करो तो दिखेगा, चाइल्ड प्रोडिजी लिखता है साफ उसके इसमें। आप समझ रहे हो ना? तो चलिए, अब मैंने आपको बात किया था, ये जो मटेरियल आपको होता है, जो कोर होता है, कोर के अंदर आप देखोगे इसके अंदर कोई भी shear रेजिस्टेंस नहीं होता है, विच इज नियरर टू द लिक्विड लैंड सॉलिड बॉडी। कहने का मतलब देखो, shear कब होगा बॉडी के अंदर, बताओ shear कब आता है बॉडी के अंदर? आप अभी एफएम भी पढ़ रहे हो, आप अभी सॉन्ग भी पढ़ रहे हो, आप अभी स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे हो, मैं इसलिए तो shear कब आता है बॉडी के अंदर बताइए? कौन से बॉडी में आएगा shear? फ्लूइड में, लिक्विड में, किसमें आएगा? फ्लूइड में भी आएगा सर, फ्लूइड में लिक्विड में भी आएगा, सॉलिड लेकिन में भी shear जो आएगा, फ्लूइड जब भी बता कोई क्या, बॉडी पे। वही मतलब, लेकिन आप क्या मान जाते हो, शेयर तो बिल्कुल आएगा लिक्विड के अंदर, फ्लूइड के अंदर आएगा, लेकिन क्या आज कंपेयर टू सॉलिड इसमें ज्यादा कम होगा? सॉलिड में ज्यादा होती है, सॉलिड में ज्यादा होगा, कम बिल्कुल होगा। आएगा, लेकिन वही मतलब यहाँ पर जो लिक्विड पोर्शन है, यहाँ पर जो कहने का मतलब यही कह रहा है, इसको समझिए, देखिए कनेक्ट है, सब सब्जेक्ट कनेक्टेड आपका है। इस मटेरियल के अंदर कोई भी शेयर नहीं होता है, शेयर रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, जो ऑपरेट करता है शेयर को, वो शेयर रेजिस्टेंस हो गया, यानी उसको रेजिस्ट कर रहा है, शेयर हो ही नहीं रहा वहां पर, विच मेक्स इट, तो इससे क्लियर हो गया, अगर बॉडी के अंदर शेयर रेजिस्टेंस नहीं है मतलब इट इज नियर टू लिक्विड, यानी लिक्विड के आसपास इसका मटेरियल का प्रॉपर्टीज। यानी किस लेयर की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कोर लेयर की बात कर रहे हैं, ये भी एक एविडेंस है भाई इसके अंदर शेयर नहीं है, कहने का मतलब ये लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है, देन सॉलिड बॉडी, सॉलिड बॉडी के अंदर शेयर आएंगे। अब कहते हैं इसके अंदर वेरी हाई डेंसिटी, इसमें 5 से 6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, इसके अंदर की डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, पूरे लेयर की बात कर रहा है, एट द मेंटल कोर बाउंड्री की बात कर रहा है। लेकिन अगर आप पूरे इसकी बात करोगे टुवर्ड्स द बाउंड्री, मतलब लिक्विड नीचे, तो वहां पर 10 ग्राम पर सीसी आ जाएगा, 10 ग्राम पर सीसी फुल की बात करेगा तो। लेकिन ऐसे यहाँ आता है 5 से 6 ग्राम पर सीसी, मेंटल और कोर की बाउंड्री की बात कर रहा है, यानी कोर नीचे और मेंटल ऊपर, ऊपर दोनों के बाउंड्री के बीच की बात कर लिया। अब देखो, नथिंग कैन बी सेड अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द कोर, कोर के साफ लिख दिया है, कोर के कंपोजिशन में डिटेल स्टडी अभी नहीं की जा सकी इतनी पूरी, लेकिन इसलिए कुछ हम नहीं कह सकते उसके बारे में। लेकिन मेटालिक पोर्शन जो इसमें होता है, माना 65% डायमीटर ऑफ द अर्थ, ये मेटालिक पोर्शन ही इसके अंदर ऑक्युपाई कर रहा है, 65% मेटल्स प्रेजेंट हुए अर्थ के अंदर, ये माना जा रहा है 65%। इस लेयर में भी डिटेल स्टडी नहीं हो पाई है। अब देखो, एक वाइडली फेवर्ड व्यू है कि इनर कोर जो हमारा होता है, आपको पहले बताया कि आयरन और निकल का बना था, वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो पॉइंट में। ये सब पॉइंट को आपको अगर एक्सप्लेन करने बोलेगा, एक्सप्लेन द वेरियस लेयर्स ऑफ द अर्थ की बात करेगा, तो आपको यहाँ पे अर्थ की बात करने की बात कर रहा हूँ, और एटमोस्फेयर नहीं, अर्थ की बात होता है आपको पूरा कोर, मेंटल और आपका क्रस्ट, ये सब आपको एक्सप्लेन करना हो, सबके अंदर पॉइंट पॉइंट में आंसर लिखिए आप हमेशा, हमेशा आप आंसर को पॉइंट टू द पॉइंट लिखिए, देखिए आपको नंबर फुल मिलेंगे इसमें। ये हो गया। आप देखिए, कोर को भी आप डिवाइड करते हो बेसिस ऑफ रॉक फॉर्मेशन पर। अपर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, सियालिक और ग्रेनाइटिक नेचर का होता है, जो अपर लेयर कोर का होता है वो हमारा सियालिक और ग्रेनाइटिक नेचर का होता है, उसी को हम ग्रेनाइटिक नेचर कहते हैं। लोअर लेयर जो हमारा होता है वो सीमा या बोराटिक नेचर का, इसका नाम है। अब सीमा, सियालिक, अब ये क्या होता है भाई, सब नाम है, नाम दे रखा है इसका, ठीक है। यानी सिलिका, यहाँ पे आपको सीमा और बोराटिक नेचर का बस इतना याद रखिएगा, अपर लेयर आपका ग्रेनाइटिक नेचर का है और नीचे लेयर आपका बोराटिक नेचर का है, बस इतना सा आप याद रखिए। ये सारे प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे आगे मिनरलोजी चैप्टर के अंदर में। अब देखिए, अब एक तरह से बस डिटेल में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं मिनरलोजी होता क्या है। इस तरह से ये आपका खत्म हो गया ना, 3 लेयर की बात कर रहे थे हम, फर्स्ट मेंटल फोर्थ, क्या होता है आपको डिटेल स्टडी मिल गया है क्या होता है, ये बस ये बेसिक आइडिया आपको जानकारी रखना था। अब देखिए यहाँ पर ये जो हम लोग इसमें देखेंगे, बाकी पार्ट मिनरलोजी क्या होता है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, मिनरलोजी। अब एक एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अर्थक्वेक पढ़ा होगा, अर्थक्वेक नाम सुना है, अर्थक्वेक का नाम? यस सर। अर्थक्वेक ऐसा नहीं, अर्थक्वेक सिर्फ अर्थ पे ही आता है। अर्थक्वेक का नाम लिखने का मतलब ये नहीं कि अर्थक्वेक पे है मतलब उसको अर्थक्वेक कहेंगे, आपको पता होना चाहिए, शायद पता भी नहीं हो या पता हो। अर्थक्वेक आपको जुपिटर पे भी आता है, अर्थक्वेक मून पे भी आता है, अर्थक्वेक मार्स पे भी आता है, अर्थक्वेक सैटर्न पे भी आता है, अर्थक्वेक सारे प्लैनेट पे आता है। बताएंगे बात है आपको? नहीं पता सर, नहीं पता है। अर्थक्वेक सभी जगह आते हैं, बस आपको ये है क्योंकि इंटेंसिटी उन सब जगह पे उसका क्या, वहां तो बस एक हजार्ड की तरह है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कैसा है वहां पे उन सब प्लैनेट पे, earthquake is just like hazard on other planet, but on Earth it is a disaster. But कब हो, जब earthquake, देखो एक सिंपल सी बात है, हिमालय है, जैसे हिमालय, आप लैंडस्लाइड सुना होगा, लैंडस्लाइड सुना है, लैंडस्लाइड? यस सर। यस सर। हिमालय, अब देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो अर्थक्वेक की एक्टिविटीज जो हो रही है, तो हिमालय में क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या अर्थक्वेक की वजह से क्या हो जाता है, अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड को इफेक्ट हो जाते हैं हिमालयन बेल्ट में, होगा कि नहीं होगा? उसकी शेयर नेगलिजिबल होती है, बहुत कम होती है सॉइल की शेयर, बस इतना समझिए। स्लोप जो होता है, स्लोप स्टेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, स्लोप स्टेबिलिटी ये सब आपको पढ़ना है सॉइल के अंदर में। अभी बस टर्म सुनिए, स्लोप की स्टेबिलिटी बस समझ जाइए। अब वो कैसे होता है, क्यों होता है, सारा डिटेल आपको देखना होगा उसके अंदर में।
किस चीज का पीडीएफ मांग रहे हो मैम? हाँ मैम बोलिए। स्लाइड सर जो पढ़ा रहे हैं शायद उसी का। हाँ हाँ ये सेंड कर देंगे, सब सेंड कर देंगे, सब डाल देंगे, आप टेंशन मत, आपको टेंशन नहीं लेना है, देखो मैं खुद डाल दूंगा आपको, आप घबराइए नहीं, आपको हम डाल देंगे सब, सब आप देख लेना उन्होंने, ठीक है, सब डालेंगे। चलो अब मैं क्या बोला था, तो जैसे अगर वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया, तो लैंडस्लाइड जो होता है वहाँ पर, उसकी वजह से क्या होगा, लैंडस्लाइड तो बराबर है, कॉमन बात है, लैंडस्लाइड हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत से क्या है, हजार्ड था, लेकिन लैंडस्लाइड के वजह से अगर वहाँ पे कैजुअलिटीज हो जाता है, वो फिर आपको क्या कराता है, डिजास्टर हो जाता है वहाँ पर, बात समझ रहे हो? तो ये कहने का मतलब यहाँ से है कि सारा पैरामीटर्स है, देखो ये डिजास्टर जो सब्जेक्ट पढ़ोगे, अर्थ कितने ही पढ़ना है, तो जियोलॉजी के अंदर भी आपको पढ़ना है, वही अर्थ आपको जियोलॉजी में पढ़ना है, वही अर्थ आपको डिजास्टर में पढ़ना है, सब जगह घूम फिर के वही टॉपिक आ रहा है, अर्थ वही अर्थ के स्ट्रक्चर आपको आरसीसी के अंदर पढ़ना है, वही अर्थ के रेजिस्टेंट बिल्डिंग आपको टॉप के अंदर पढ़ना है, स्ट्रक्चर के अंदर कैसे हम डिजाइन करेंगे पैरामीटर्स को, फिर सब जगह मिला के घूम फिर के वही बातें आएगी। मेरे अर्थ को एक तरह से हम लोग क्या मान सकते हैं, वो काफी डिजास्टर हम लोग के लिए होता है, आप समझ रहे हो ना? तो ये बस आपको बेसिक बताइए अर्थक्वेक कहाँ जनरेट होता है, मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करना चाहूँगा अर्थक्वेक वगैरह कहाँ से क्या होता है, उसके अंदर कैसे वेव्स का फॉर्मेशन होता है, ये सब आपको कवर करना है, नेक्स्ट टॉपिक में कवर करूँगा। ये बस आपको बस ये बताना था कि देखो भैया कैसे अर्थक्वेक का, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, अर्थक्वेक कहाँ से होता है जनरेट, जैसे भी सिस्मिक एक्टिविटीज है या जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है, वो कौन सी लेवल में प्रेजेंट होता है, आपने भी पढ़ा है आपको मेंटल लेयर। मेंटल लेयर, गुड शाबाश। मेंटल लेयर में आपको सारे सिस्मिक एक्टिविटीज, वहीं से एक्टिविटीज प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा सब बातें को, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, अर्थ के नीचे के बिलो की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसमें टॉपिक में, अभी हम बस इतना मुझे मिनरोलॉजी चैप्टर आपको मैंने बोला था, इसके अंदर सारा डिटेल करेंगे स्टडी, इसमें नाम कितना चल रहा है, नाम ही बाकी पे मिनरोलॉजी, मिनरलोलॉजी मिनरल के प्रॉपर्टीज, जो ब्रांच है जियोलॉजी का, इसमें मिनरल के सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, उसको कहते हैं मिनरलोलॉजी। अब देखो मिनरल होता क्या है, एक सब्सटेंस है जिसमें डिफरेंट कंपोजिशन होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, अब देखो तो सिलिका होता है, सिलिका का आपने देखा होगा, जैसे कहते हैं रोबोटर शेप, उसका पहले शेप होता है, हर स्ट्रक्चर सबका मॉर्फोलॉजी तो पढ़ा होगा आपने, सबका मॉर्फोलॉजी देखना है, उसका केमिकल कंपोजिशन देखना है कैसे होता है फॉर्मेशन का, उसमें आपको देखना है, उसमें क्या कहते हैं, उसमें केमिस्ट्री वगैरह में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपने पढ़ा होगा, बाकी ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपने तो पढ़ा होगा ये सब, क्रिस्टल बिल्कुल, इसमें तो स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन है, पढ़े हो ना, फिर एफसी क्या क्या है, बीसी, अब तो मुझे इतना याद नहीं भी आ रहा है, लेकिन ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो पढ़ा होगा ना सब, सब अब इसके अंदर प्रॉपर्टीज आप देखेंगे, इसके अंदर में कैसे होता है म्यूजिक के अंदर में सारा प्रॉपर्टीज को देखेंगे। मॉन्ट मोनाइट ओपन बुक स्ट्रक्चर क्या है ये? तुम कहाँ पहुंच रहे हो विवेक, तुम सवाल में जा रहे हो, मिट्टी में, मिट्टी से जुड़े चाहते हो, अभी पत्थर पे आ जाओ, मिट्टी में चलेंगे बाद में, मिट्टी में चलेंगे लेकर, सोडियम मोनाइट, पोटेशियम मोनाइट सब लेके चलेंगे, सब पे सब दिखाएंगे कैसा होता है, सबका मॉर्फोलॉजी देखना है, डिस्पर्स है कैसा है, सारा स्ट्रक्चर देखेंगे आप, सवाल जब आएगा तब, अभी सवाल नहीं चल रहा है, सवाल में सब बातें करेंगे, यहाँ पे मोनाइट नहीं पढ़ना, तो सवाल के अंदर प्रॉपर्टीज है, आगे विवेक बोलो कुछ। यस सर। सब सवाल के अंदर देखोगे वो सब, यहाँ अभी 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 नहीं है बिल्कुल ऑब्वियस बात है, मिनरल है वो, सब तो मिनरल ही तो है, सब तो मिनरल कंपोजिशन है, सब पढ़ोगे कैसे उसके रोबोटर शेप है, कैसे उसके अंदर क्या नाम है स्ट्रक्चर, उसके जितना भी स्ट्रक्चर देखना आपको, डिस्पर्स है कैसा, वो सारे चीज देखेंगे उसके अंदर, क्या चार्जेस हैं, और फिर कहाँ पे नेगेटिव कैसे कैसे आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, सारे चार्जेस, तो लेकिन तो यहाँ नहीं, सब सवाल के टॉपिक है, सवाल में देखना है आपको, सोडियम मोनाइट, पोटेशियम मोनाइट, उसके क्या इफेक्ट होता है, क्लोराइड क्या होता है, सेलेनाइट क्या होता है, सब तो मिनरल्स ही तो है, सभी सब क्या है ये सब तो मिनरल्स है, ये सब किसके अंदर प्रेजेंट है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन अभी आप क्या पढ़ रहे हो, रॉक पढ़ रहे हो, सॉइल पढ़ रहे हो, रॉक पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो बताओ? रॉक। ये मुरारी क्या प्रेजेंट करना शुरू कर दिया भाई? हाँ गलती से हो गया होगा सर। सर मुरारी भी कुछ पढ़ाओ, मुरारी क्या पढ़ना चाहते हो बताओ? अब देखिए, तो मैंने क्या बताया था, मिनरल्स हैव बीन डिफाइंड एज नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, मोस्टली इनऑर्गेनिक होता है, आपको पता है इनऑर्गेनिक नेचर होता है ये, डाटा के इसमें डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होता है, और इसमें डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, हर मिनरल से अलग अलग डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा। मिनरल्स को कैसे डिफाइन करोगे भाई, ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, सबसे पहला डेफिनेशन, मिनरल्स को बोलोगे डिफाइन मिनरल, आपको बोलोगे भाई मिनरल क्या होता है, आप बोलोगे पीपीटी सोच लीजिए सर।
नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, मैं लूंगा 5 मिनट 10 मिनट क्लास और लूंगा, तो आपको छोड़ दूंगा, बड़ा मत। इसमें आपको नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, इसमें इनऑर्गेनिक नेचर का होता है, इसके अंदर एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, इसके अंदर एक डेफिनेट एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, बस यही है रिजल्ट इसी का। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पर सिंस रॉक विच मेकअप द अर्थ आर सिंपली नेचुरल एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल। आपको पता है अर्थ कैसा है, नेचुरल एग्रीगेट मिनरल्स का बना हुआ, इसलिए हमको मिनरल्स का इंपॉर्टेंस, आपको फंडामेंटल इंपॉर्टेंस स्टडी करना है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है जियोलॉजी के अंदर में, क्योंकि आप जब से मिनरल के प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ोगे रॉक के बारे में, तो आप नहीं समझोगे जियोलॉजी के अंदर क्या चल रहा है। इसलिए मिनरोलॉजी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं समझाऊंगा हर मिनरल के अंदर प्रॉपर्टी, नेक्स्ट टॉपिक में सारा कवर करूंगा। कहता है हर जो मिनरल होता है, ईच मिनरल is generally characterized with a set of qualities of which are always distinctive and differentiate it from other minerals। ये आपको मैंने पहले बोल दिया था, हर मिनरल के अंदर कुछ न कुछ क्वालिटीज है। अब जैसे मैं बोलूँ विवेक और भरत में क्या डिफरेंस है कि नहीं है, डिफरेंस कुछ न कुछ डिस्टिंक्टिव डिफरेंस तो होगी दोनों के बीच में। जब मैं बोलूँ मयंक और प्रिंस में कोई डिफरेंस एक नहीं है, हर देखो नेचर का बना हुआ हर चीज में अंदर कुछ न कुछ डिस्टिंक्टिव। अब देखो कहीं पे क्या होता है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस होगा, कहीं पे कुछ माइन्यूट डिफरेंस हम लोग में क्या हो जाएगा भाई, इंसान तो हम सब हैं, पहली बात सबके पास दो हाथ दो आंख दो पैर है ना, सबके पास एक मुंह एक सर, सबके पास है। हर किसी के अंदर एक क्वालिटीज अलग है, किसी की क्वालिटीज कैसे, किसी की हाइट ज्यादा है, किसी की हाइट कम है, किसी का कलर फेयर है, किसी का कलर थोड़ा सही है, किसी के बाल कर्ली है, ये सब क्या है। अब आप देख सकते हो हर कॉन्टिनेंट, अब आप छोटे एग्जाम्पल ले लो, इंडियन, चाइनीज, अमेरिकन, रशियन, आपके अफ्रीकन, सब पीपल ही तो है, सबके सब क्या है, सबके सब पीपल है। लेकिन मैं बोलूँ क्या डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, आप बोलोगे नहीं सर वो भी तो आदमी, हम भी आदमी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन डिफ्रेंशिएट करने बोलूँ, आप उनके किस पे जाओगे, उनके आप किस पे जाओगे, हाइट पे जाओगे, उनके बॉडी लैंग्वेज पे जाओगे, बोलने के तरीके पे जाओगे, ये सब डिफ्रेंशिएट करता है। वैसे मिनरल्स के अंदर भी सबके सब चट्टान से तो आए हुए हैं, बात समझ रहे हो, समझ रहे हो, सब पत्थर ही है, क्योंकि हर पत्थर के क्वालिटीज अलग अलग है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे क्या पत्थर, आप बिल्कुल मुझे लगता है कि एक अच्छे जौहरी आप लोग जरूर बन जाएंगे इसके बाद। और देखिए अब हम लोग बात करते हैं मिनरल्स जो क्लासिफाइड करते हैं, दो ग्रुप हम लोग मिनरल्स क्लासिफाई करते हैं, एक होता है रॉक फॉर्मिंग मिनरल और दूसरा होता है ओर मिनरल। अब रॉक फॉर्मिंग मिनरल जो होता है, जो हम लोग एसेंशियल रॉक जैसे क्वार्ट्ज हो गया, माइका हो गया, बोलो सर क्वार्ट्ज क्या होता है, माइका क्या होता है, भाई ये भी इसके प्रॉपर्टीज से हम लोग पता कर पाएंगे क्या होता है, तो देखेंगे मिनरल्स के अंदर बहुत सारे मिनरल्स है, बड़े बड़े हैं मिनरल्स, सब के अंदर हम देखेंगे क्वार्ट्ज माइका क्या होता है। अब देखो ओर मिनरल, ओर मिनरल क्या होता है ये समझिए, दो टाइप का मिनरल होता है, होता है रॉक फॉर्मिंग जो कि रॉक से बनता है, तो रॉक से एसेंशियल फॉर्मेशन रॉक से होता है, और वो होता है मेटल कंटेंट जो होता है, जो कि इंडस्ट्री के डेवलपमेंट हम लोग उसको और में बात हम लोग ये करते हैं। सीरियस बात है, आपका नाम सुना होगा एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं, क्या हुआ था नाम, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन जो हम करते हैं, जो एल्यूमिनियम जो इसमें अबंडेंट क्वांटिटी में क्या होता है एल्यूमिनियम का, शाबाश, किसने जवाब दिया ये, गुड रिपीट अप, ये बॉक्साइड। अब आयरन को हम लोग लाते हैं, आयरन कहाँ से लाते हैं, शाबाश। तो ये सब ओर्स हैं, ये सब ओर्स मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम लोग को डिफरेंट प्रोसेस है। अब कैसे करते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, बहुत सारा प्रोसेस आप लोग पढ़ रखा होगा केमिस्ट्री के अंदर में, है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। अब देखो ओर्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जो हमारे मिनरल्स हमें चाहिए होता है। आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, समझ पा रहे हो आप लोग। तो और दो टाइप का है, एक आपका रॉक फॉर्मेशन है, दूसरा आपका ओर मिनरल्स है, जो कि हम लोग इंडस्ट्रीज से उसको जाके, जो आजकल तो काफी बड़े लेवल पर उसको एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, जैसे हेमेटाइट हो गया, कैल्कोलाइट हो गया, ये सब है। अब प्रॉपर्टीज देख लेंगे, स्टेट फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शेप, कलर, अब इसमें क्या क्या देखेंगे इसके अंदर प्रॉपर्टीज, भाई इसका पहले शेप देखेंगे कैसा है, मैंने कलर इसका शक्ल देखेंगे, शेप देखेंगे, कलर देखेंगे कैसा है, देखने में लड़का खूबसूरत है कि नहीं है, ये सब देखेंगे इसके अंदर, मतलब पत्थर की बात कर रहा हूँ। शाइन कैसा है, चमक आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसके अंदर चमक, सारे नीचे हार्डनेस उसका देखेंगे। अब हार्डनेस अपनी प्रॉपर्टीज है, तो बहुत और भी प्रॉपर्टीज देखेंगे उसके अंदर। ये सारे एक बेसिक प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है, ये सब हम लोग को कवर करना है, ये सब का सब क्या कहलाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब कुछ अदर प्रॉपर्टीज इसमें देखेंगे, भाई जब लाइट जब उसमें होता है, शीट यानी इसको हम क्या करते हैं, जब थिन शीट बनाते हैं या सेक्शन बनाते हैं, तो जब माइक्रोस्कोपिक यूज करते हैं इसके ऊपर से, फिर उसके प्रॉपर्टीज और भी हमको जाके मिलता है, फर्दर प्रॉपर्टीज माइक्रोस्कोपिक प्रोड्यूस करते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल या माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, उसके फर्दर उसको थिन शीट वगैरह में कन्वर्ट करके उसको और फर्दर डिटेल स्टडी करते हैं, तो फिर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज करते हैं उसके ऊपर। अब ये बस आपको याद रखना है कि मेनली जो हम लोग कवर करेंगे 8 प्रॉपर्टीज, सारे मिनरल्स हम लोग कवर करेंगे। क्या क्या देखेंगे उसमें, कलर देखेंगे,
फिर देखेंगे लस्टर, देखेंगे लस्टर का चमक, फ्रैक्चर देखेंगे कैसा उसका फ्रैक्चर हुआ, उसके अंदर क्लीवेज देखेंगे, डायफ्राइटी देख लेंगे, हार्डनेस देख लेंगे, स्पेसिफिसिटी, ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज है। तो ये हमको पता चलेगा कि भाई हर मिनरल से दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट है। इतने बेसिक 8 प्रॉपर्टीज हमको फिजिकल प्रॉपर्टीज हमको देखना है सभी मिनरल्स के अंदर। जितने भी मिनरल्स आप पढ़ेंगे, जितने भी आपको देखना है सारे के अंदर देखेंगे। चलिए यहाँ पे मैं एंड करता हूँ क्लास को, और फिर आपको नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगा क्या क्या है रिमेनिंग पार्ट को, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है मिनरोलॉजी के अंदर में, स्ट्रिक क्या होता है, सारे चीज में देखूंगा, लस्टर क्या होता है, उसके पहले डिटेल समझाएंगे, फ्रैक्चर क्या होता है, लस्टर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद इसको तब जाके आपका मिनरल स्टार्ट होगा, हार्डनेस कैसे होता है, हार्डनेस का नंबर क्या होता है, ये सब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब जाके हर प्रॉपर्टी का बस खाली जानना है कि इसका वैल्यू रखना है, पहले आप उन सब के बारे में आपको जानकारी रखना है क्या होता है, ये सब के बारे में ये सब हम लोग देखेंगे, क्लीवेज क्या होता है, सारे प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। इससे हमें जाने दीजिए आपका इस तरह से आप पार्ट को आपका हो गया तो बस ये मिनरोलॉजी हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, इस तरह से एंट्री कर जाएंगे। तो कुछ बोल रहे थे, बोल दिया। चलिए क्लास को एंड करते हैं आज के, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास किसकी आपके आप कैसे बोल रहे हो आप? अटेंडेंस लिंक सर। हाँ मैं तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ यू कैन लीव। थैंक यू सर। थैंक यू।